सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है उसका सॉल्यूशन चैप्टर है। उसका ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे थे क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस यानी अर्थसंग गुणधर्म, विलयन के अर्थसंग गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उस टॉपिक को हम लेकर के आए इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम हिमांक में अवनमन को समझने से पहले क्या समझेंगे कि हिमांक क्या होता है। तो हिमांक देखो, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर ये जब को मिटालना, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हिमांक क्या है भाई? तो द्रव का हिमांक वह ताप है, हिमांक मतलब यानी हिमांक बिंदु वह ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का जो वाष्प दाब होगा, जो द्रव वाष्प बन के उड़ रहा है या वाष्प बन के आरोपित कर रही है, जो दाब लगा रही है, उसका द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था, उसी द्रव की जो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। उस बिंदु पर वो कहते हैं कि फ्रीजिंग हो गया यानी जम गया है, और उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं जिस बिंदु पर वो जमता है। जैसे आप जल को, ठीक है, जल को आप क्या करोगे? ठंडा करोगे, फ्रीजिंग करोगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर, 273 केल्विन पर उसका हिमांक बिंदु, ठीक है, 273 हिमांक बिंदु पर द्रव बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग हो जाएगा यानी जम जाएगा। और जिस बिंदु पर वह जमेगा तो द्रव का जो द्रव जल था उसका हिमांक बिंदु यानी बर्फ का हिमांक बिंदु, दोनों का, क्योंकि वो ठोस अवस्था में होगी बर्फ, और द्रव था तुम्हारा वो भी ठोस अवस्था में चला गया, तो दोनों ठोस अवस्था में चले गए तो दोनों की वाष्प दाब बराबर होंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। अब इसी के आधार पर हम जब किसी, राउट ने इसी के आधार पर बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्या कहा? विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे आपने ये द्रव ले रखा है और इसमें चीनी या फिर हमने ग्लूकोज ग्लूकोज पर इसमें ग्लूकोज घोरा, तो ग्लूकोज के घोलने पर इसके कणों की ऊर्जा बढ़ गई, है ना। कणों की संख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि इनके कणों की गतिज ऊर्जा कम हुई, और गतिज ऊर्जा कम हुई तो वाष्प दाब भी कम होगा, और वाष्प दाब कम होगा, ठीक है, तो स्वतंत्र वाष्प दाब कम हुआ, तो जो पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था उससे वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है, अब जब वाष्प दाब कम हो गया तो हमें हिमांक भी कम करना होगा। ठीक है, हिमांक में भी कमी लानी होगी। किसमें कमी लानी होगी? हिमांक में, क्योंकि शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था उसका, जब हमने उसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया तो उसकी वाष्प दाब में कणों की संख्या बढ़ी, कणों की गतिज ऊर्जा कम हुई, तो जिससे वाष्प दाब कम हुआ तो हमें हिमांक में भी कमी करनी होगी। ठीक है, तभी तो हमारा जो वाष्प दाब है उसके बराबर होगा, या हमारा जो हिमांक है उसके बराबर होगा। वाष्प दाब हिमांक, जो द्रव का वाष्प दाब है वो उस ठोस पदार्थ की वाष्प दाब के बराबर होगा। वैसे तो नहीं हो सकता, तो हमने क्या कर दी? उसमें कमी कर दी, उसके टेम्परेचर में जैसे जैसे हम कमी करते आए या हिमांक में कमी करते आए तो क्या हुआ? तो उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। सीधी बात समझिए। अब जिसके कारण क्या, देखो यहाँ पर कणों की संख्या बढ़ी, जिसके कारण विलायक का हिमांक घट गया। किसका? विलायक का हिमांक घट गया, और विलायक का हिमांक कम होने से यह घटना हिमांक में अवनमन कहलाती है। विलायक के हिमांक में कमी होने से यह घटना हिमांक में अवनमन कहलाती है। यहाँ पर हमने एक द्रव लिया था, द्रव मान लो कि जल था, है ना, और जल यहाँ पर विलायक है। अब विलायक का यहाँ पर क्या होगा? विलायक का जो हिमांक होगा या विलायक का वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा जल का। अब जैसे ही हमने ग्लूकोज घोला, ग्लूकोज घोलते गए, जितना घोल सके उतना घोल सके, यानी एक संतृप्त विलयन बना लिया हमने। क्या बना लिया? संतृप्त विलयन। और उसका विलयन का
और शुद्ध जल का वाष्प दाब क्या अलग अलग नहीं होगा? अलग अलग होगा ना। तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कम होने के कारण, ठीक है, स्वतंत्र से तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे, धीमे से मारेंगे तो वाष्प दाब कम होगा। अब वाष्प दाब कम होगा तो वही कह रहे हैं कि कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण कि विलायक का हिमांक भी घट जाएगा। वाष्प दाब कम होगा तो सीधी बात है विलायक का हिमांक भी घट जाएगा, क्योंकि द्रव का वाष्प दाब और ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हिमांक घट जाता है, जिसमें विलायक का हिमांक कम होने से यह घटना हिमांक में अवनमन कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक गिलास लें और एक गिलास में शुद्ध जल ले लीजिए और दूसरे गिलास में आप ग्लूकोज घोर करके जितना घोल पाओ उतना, ठीक है, एक संतृप्त विलयन बना दीजिए और दोनों को फ्रीजिंग पॉइंट में रख दीजिए। और फ्रिज के टेम्परेचर तो आपने देखे होंगे कि फ्रिज का जो टेम्परेचर फिक्स दे रखा होता है, तो आप वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। कितना कर दें? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल वाला किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में, यानी बर्फ बन जाएगी। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ बन रही थी, लेकिन जल वाला शुद्ध जल या शुद्ध जो विलायक था तुम्हारे पास और जो तुमने ग्लूकोज घोला था वो उससे पहले ही जम जाएगा, तो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमांक बिंदु। तो वही कह रहे हैं कि हिमांक में अवनमन हो जाता है क्योंकि वो पहले ही जम जाएगा उससे। तो माना शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है? टी नॉट एफ है। हमने मान लिया शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है? टी नॉट एफ। इसे ऐसे लिखते हैं टी नॉट एफ, ठीक है, सफिक्स में। और विलयन का हिमांक बराबर टी एफ हो, तब हिमांक में अवनमन टी डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ। टी नॉट एफ क्या था? शुद्ध विलायक का हिमांक जो पहले कैसा था? अधिक था, ठीक है, माइनस टी एफ जो क्या था? कम हो गया, ठीक है, तो माइनस टी एफ। तो क्या हो गया? ये अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप यहीं तक लिखेंगे उसे, ठीक है। अगर ज्यादा पूछता है, 4 नंबर में आता है, तो फिर आगे बढ़ा दीजिए कि क्वथनांक के उन्नयन के समान ही तनु विलयन या आदर्श विलयन, तनु विलयन को या आदर्श विलयन कहते हैं। तनु विलयन क्या होता है? जिसमें तनु विलयन वही क्या होता है? जिसमें विलेय के कणों की संख्या कम हो, और विलेय के कणों की संख्या कम है, तो वही कह रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन के समान ही तनु विलयन का हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ विलयन की मौललता एम के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? एम के समानुपाती होता है। तो ये तुम्हारा सूत्र दे रखा है, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह में हटाऊंगा तो एक स्थिरांक आएगा जिसे बोलेंगे के एफ। के एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए ले लिया फेज, एफ से मतलब फ्रीजिंग, तो इसलिए के एफ स्थिरांक आया। क्या आया भाई? के एफ। तो सूत्र होगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। लेकिन अब जहां के एफ क्या है, तो के एफ बराबर होता है मौलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक में अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां के एफ मौलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक में अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और एम बराबर का है, तो एम बराबर है मौललता। क्या है भाई? एम बराबर मौललता। और आगे अगर इस सूत्र को आगे लिखना चाहते हैं आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। अगर आगे जो हमें किसी भी द्रव का विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र लिखेंगे, बनाएंगे, वो सूत्र बना लें। तो देखो हम जानते हैं कि मौललता एम बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। या इस सूत्र को ऐसे ही लिख सकते हैं कि स्मॉल एम बराबर क्या होता था? स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 और बटे स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। तो ये सूत्र हम किसकी जगह रख दें? इस एम की जगह पर। किसकी जगह पर? एम की जगह। तो के एफ बराबर का के एफ इंटू या तो ये रख दीजिए या ये रख दीजिए। नीचे वाले सूत्र में मैंने इसे रख दिया है, तो देखो ये बनेगा तुम्हारा एक ये सूत्र है जो तुम्हें इसमें दे रखा है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ आ गया है ना। के एफ जो कि इसमें दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ डेल्टा टी एफ बराबर था के एफ इंटू क्या था? के एफ इंटू
इसको कोई समीकरण दे दीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट के एफ इंटू स्मॉल एम, समीकरण फर्स्ट। अब ये जो समीकरण फर्स्ट था इसमें हमने क्या मान रख दिया, एम की वैल्यू रख दी। तो एम की वैल्यू क्या था, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम इंटू डब्ल्यू बी। तो मैंने उठा करके एम की वैल्यू सीधी एम के स्थान पर रख दी। तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू। आई बात समझ में यहाँ। या फिर इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हो, या अथवा में इस सूत्र की जगह पर ये भी रख सकते हो। तो नीचे वाले सूत्र में जब न्यूमेरिकल कराते हैं तो ये आसान होता है याद कराने में। तो मैंने डब्ल्यू की, तो उसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, ये रख दिया। तो इसमें के एफ बराबर स्मॉल डब्ल्यू ले लिया। डब्ल्यू भी मतलब विलेय है, विलेय का द्रव्यमान, ऐसे ही स्मॉल डब्ल्यू को हम विलेय के द्रव्यमान से दर्शाते इंटू 1000 बटे स्मॉल एम, ये क्या है तुम्हारी स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्या है ये, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये सूत्र चाहे तो ये याद कर लिए चाहे ये याद कर लिए, सूत्र एक ही है, लेकिन लिखने लिखने का तरीका, कुछ बच्चों को ये स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू वाले आसानी से याद हो जाते हैं, उनके लिए मैंने ये लिख दिया है अथवा करके ये। अब देखें, तो इस सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी विलेय का अड़भार ज्ञात कर सकते हैं, और क्या ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इनके बारे में बता दें, डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ये था तुम्हारा, क्या पढ़ रहे थे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, हिमांक में अवनमन। और के एफ क्या है बता दिया है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान। स्मॉल डब्ल्यू के बाद क्या है कि तुम्हारा स्मॉल एम विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अड़भार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये है तुम्हारे, आगे स्टार्ट करते हैं। तो मोलर अवनमन स्थिरांक, इनकी भी परिभाषा 2-2 नंबर में पूछ ली गई है। तो मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर, अवाष्पशील विलायक का 1 मोल घोलने पर, यहां पर क्या लिखना है, घोलने पर, घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और इसे के एफ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, के एफ। और के एफ बराबर सूत्र होता है, के एफ बराबर डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए। एक मिनट रुकना भाई, के एफ बराबर यही सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, अब इससे डब्ल्यू ए, देखो हमारा सूत्र था उससे बना लिया हमने, डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर था के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इस सूत्र से हम के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के एफ बराबर हमें सूत्र बनाना है, तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी, यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000, क्योंकि डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में आ जाएंगे। तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 ये करेक्शन कर लेना, और या इस सूत्र का भी प्रयोग करके आप के एफ की वैल्यू याद कर सकते हो। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है के, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है, तो अगर पूछ ले 2 नंबर में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम अवाष्पशील, सॉरी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय के 1 मोल घोलने पर
उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मौलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अवनमन मतलब, अब मैंने पढ़ाया था क्वथनांक, क्वथनांक में पढ़ाया था मौलल उन्नयन स्थिरांक, अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ अवनमन। तो यहाँ अवनमन शब्द है, वही शब्द देखो, अवनमन मतलब कमी, और वहां पर था क्वथनांक वृद्धि। बस परिभाषा बिल्कुल सेम है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अभावशील विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक में जो कमी होती है वहां पर क्या आती है, वृद्धि होती है। तो जो कमी होती है उसे मौलल अवनमन स्थिरांक के एफ कहते हैं। और के एफ बराबर सूत्र क्या होता है, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। मात्रा क्या होता है, के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आगे बात कर लेते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक अवनमन स्थिरांक या ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर, वहां 1000 था तो यहाँ पर क्या था, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील क्या है, अवाष्पशील, ठीक है, ये यहां रह गया है। अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है, हिमांक में जो कमी आती है उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। वहां 1000 था, यहाँ पर सिर्फ या 1 किलोग्राम था, यहाँ पर 100 ग्राम की बात कर रहा है। बिल्कुल सेम सूत्र है कि के एफ बराबर, इसे के एफ डैश से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, के एफ डैश से, क्योंकि के एफ तो वो हो गया, तो इसको कभी के एफ डैश, के एफ डैश से दर्शाते हैं। तो के एफ डैश बराबर होता है डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। इंटू 1000 नहीं होता है, इंटू 100, और वहां पर होता है 1000। तो ये तुम्हारा हो गया आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक अवनमन स्थिरांक में इतना ही है कि यहाँ 100 ग्राम में है और वहां पर कितना है, 1 किलोग्राम में। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल करने से पहले समझ लीजिए क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन की सीमाएं क्या हुई। तो देखो, ये विधियां केवल तनु विलयन पर ही काम करती हैं। कैसे विलयन पर, तनु विलयन पर ही काम करेंगी, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, विलेय वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। जो आप घोल रहे हो वो वैद्युत अपघट्य होना चाहिए, या अवाष्पशील विलेय होना चाहिए जो वाष्प अवस्था में ना बनता हो। ठीक है, विलेय क्या होना चाहिए, वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। अगला है विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। विलेय विलायक में पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए। विलेय है वो विलायक में पूरी तरह से घुलनशील होना चाहिए, तभी ये हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन काम करेगा, अन्यथा नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल कि जब एक पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम पानी में घोला जाता है तो हिमांक उसका कितना हो जाता है, 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यदि जल के लिए आणविक अवनमन स्थिरांक, देख लो यहाँ पर मौलल अवनमन स्थिरांक की बात नहीं की है उसने, आणविक अवनमन स्थिरांक 18.6 हो तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ये सवाल मैंने जानबूझ के आपके उसमें डलवाया है जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मौलल अवनमन स्थिरांक या फिर आणविक अवनमन स्थिरांक में कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज दे रखी है भाई, छांट लीजिए सवाल में। एक पदार्थ का कितना दे रखा है, 1 पॉइंट, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम। और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 60 ग्राम बोला जाता है। तो हिमांक में उसका कितना हो जाता है, स्मॉल एम ज्ञात करवा रहा हूं, 0.136। तो ये है तुम्हारा डेल्टा टी एफ बराबर 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है यदि जल के लिए आणविक अवनमन स्थिरांक यानी आणविक अवनमन स्थिरांक के एफ डैश बराबर कितना दे रखा है, 18.6 है।
तो पदार्थ के अड़वार m की गणना करो। m की गणना हम कर रहे हैं, पहले बता दी मैंने, m की गणना करें। सूत्र क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डैश इंटू 1000 इंटू डब्लू बटे 1000 नहीं लगेगा इसमें, दोबारा से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, आणविक अवनमन स्थिरांक, फिर रौ दे रहा हो कि 1000 लगा दिया। यहाँ पर क्या होता है, सूत्र दोबारा से, डेल्टा टी एफ बराबर 100 इंटू स्मॉल डब्लू इंटू के एफ डैश, ऐसे लिख लीजिए, अपॉन एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। इसको यहाँ ले आइए क्योंकि स्मॉल एम निकालना है, तो 100 इंटू स्मॉल डब्लू इंटू के एफ डैश बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्लू कैपिटल, लगा दीजिए 100 इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू 1.5 इंटू के एफ की वैल्यू 18.6 इंटू डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है भाई, 0.136 इंटू कैपिटल डब्लू 60, दशमलव से दोनों दशमलव कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ से पूरी तरह से हट गए। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव हट गए तो ये कट जाएगा 15 चौका 60, 4 बार, 4 से इसे काट लीजिए, 4 चौका 16, कितने बचे, 2 बचे, 4 छिंग 24, दशमलव लगा दीजिए, और 2 बचेंगे, फिर 4 पंजे 20, यानी 46.5। और यहाँ पर कितना है, बचा 46.5 बटे 0.136। ठीक है, अगर आप इसके दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2, तो ये दशमलव से आप दशमलव हटा सकते हो, और 136 का इसमें भाग लगा लीजिए, तो ये आएगा तुम्हारा 341.91 बार। यही इसका क्या होगा, अड़भार एम। कहने का मतलब 342, और 342 अर्थात उसमें चीनी घोली गई है। क्या घोली गई है, चीनी, क्योंकि 342 किसका अड़भार होता है, चीनी का। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है आपका, नोट कर लीजिए कि किसी विलेय के 3 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर जल का हिमांक 1.45 की कमी हो गई। ठीक है, कितनी कमी हो गई, 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, तो पदार्थ का अड़भार ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, और जल के लिए अवनमन स्थिरांक 1.86 दे रखा है। तो डब्लू बराबर कितना दे रखा है, स्मॉल 3 ग्राम, कैपिटल डब्लू बराबर कितना दे रखा है, 20 ग्राम, और जल में हिमांक में जो कमी दे रखी है डेल्टा टी एफ बराबर कितनी दे रखी है तुम्हारी, 1.45 डिग्री सेल्सियस, और इसमें पदार्थ के अड़भार की गणना करवा रहा है, तो स्मॉल एम की गणना करवा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और क्या दे रखा है, जल के लिए अवनमन स्थिरांक कितना दे रखा है, तो के एफ बराबर 1.86, तो जल के लिए अवनमन स्थिरांक ये दे रखा है। सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू, अब यहाँ पर दिया नहीं है ग्राम अणु, सीधे सीधे दे रखा है कि मोलर अवनमन स्थिरांक, तो 1000 भी लगा सकते हो तुम, या फिर उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो लेकिन आंसर यहाँ पर हम 1000 की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ मात्रक में दिया है नहीं, यहाँ पर तो सीधी बात है कि 1000। नहीं तो मैं एक बार चेक कर लेने दीजिए कि क्या दिया है, हो सकता है गलती भी हो गई हो लिखने में। नहीं दिया नहीं है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ही लिख रहा है इसका। ठीक है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर 1000, और इंटू सूत्र कौन सा लगाएंगे फिर, स्मॉल डब्लू इंटू के एफ,
बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल एम लानी है तो डेल्टा टी एफ को तो इधर से हटा दीजिए, यहाँ पर ले आए एम, एम बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू के एफ बटे ये तुम्हारी आ गई डेल्टा टी एफ और इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इधर से आ गया एक कैंची फोड़ा करके। अब लगा दीजिए 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान है 3 और के एफ कहाँ है भाई 1.86 है, 1.86 के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 बटे डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 1.45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, कैलकुलेट कर लीजिए। एम और डब्ल्यू के मान कितना दे रखा है 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, दशमलव से आप दशमलव हटा सकते हो यहाँ से यहाँ बिल्कुल आसानी से, और यह कट जाएगा तुम्हारा 2 5 10 यानी 50 बार और 5 3 15 150 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 186 बटे 145, 145 काट सकते हो 50 में, या इस पूरे को काटोगे आप कैलकुलेशन कर लेना तो आएगा आपको आंसर 192.4, कितना आएगा 192.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से ये डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, मौलिक द्रव्यमान है, एम की बात कर रहा है तो 192 आएगा। इस तरह से ये भी आपका हिमांक में अवनमन जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया और इस पर आधारित न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा पारगम्य झिल्ली, पराशर दाब क्या होता है, पराशर के प्रकार, ये सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पराशर दाब को लेकर के। थैंक यू।